हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस सेमेस्टर चैनल पे। आज के जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर सेकंड है। किस चैप्टर का? हमारा फोर्थ चैप्टर का, यानी चौथा चैप्टर जो हमारा चल रहा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, उसका एक सेकंड लेक्चर होने वाला है चौथे चैप्टर का। इसके पहले 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगर आपने देखा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। पूरा आपको कम्युनिटी पूरे प्रॉपर तरीके से करवाई जा रही है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको समझ में आएगा तो। अगर इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो जाके उसको जरूर देख लीजिए। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लानिंग सुटेबल डाइट फॉर इंडिविजुअल एंड फैमिली अकॉर्डिंग टू लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लानिंग सुटेबल डाइट यानी जो आपके अनुसार सुटेबल हो, आपको उपलब्ध हो सके, आपके परिवार के लिए सही हो, आपके परिवार की संख्या के हिसाब से सही हो, आपके हर एक चीज़ के हिसाब से सही हो, आपके हिसाब से सही हो, मतलब एक इंडिविजुअल के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से सही हो। और उस किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? जो आपके एरिया में, यानी आप जहाँ पे गांव में, देहात में या शहर में जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पे कौन कौन से फूड्स अवेलेबल है, कौन कौन सी सब्जियाँ अवेलेबल है, कौन कौन से दालें अवेलेबल है, कौन कौन से क्या चीज़ें अवेलेबल है, उसके हिसाब से उनका प्लानिंग क्या, डाइट का प्लानिंग क्या होना चाहिए, लोकल अवेलेबिलिटी के हिसाब से उनका फूड का प्लानिंग क्या होना चाहिए, उनके डाइटरी हैबिट्स क्या होना चाहिए, और किस चीज़, और उनको इकोनॉमिक स्टेटस को भी ध्यान में रखना है, यानी परिवार की स्थिति क्या है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इन सब के आधार पे उनका बेस्ट डाइट क्या होना चाहिए, इसके बारे में प्लानिंग करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमारा आज का पहला हेडिंग है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। हमारा दूसरा हेडिंग क्या है? न्यूट्रिशनल एजुकेशन है। न्यूट्रिशन एजुकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब बड़ा, इस आज के लेक्चर का सबसे बड़ा टॉपिक है। लेकिन आपका ये जो है, ये 5 नंबर में आपका क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। टॉपिक छोटा है लेकिन इसको लिखेंगे जब तो आप बड़ा हो जाएगा। इसमें आपको छोटे में अभी समझा दिया जाएगा, उसको लिखने के लिए आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों को लिखना तो आ ही गया होगा। तो सबसे पहले अगर प्लानिंग करना है सुटेबल डाइट का, तो उसके लिए पहले करना पड़ेगा असेस लोकल फूड अवेलेबिलिटी, यानी असेस कीजिए कि लोकल में क्या उपलब्ध है। आलू उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है, भिंडी उपलब्ध है कि नहीं, तरोई उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है, कितनी प्रकार की सागे उपलब्ध है, दाल कितनी प्रकार की उपलब्ध है। इन सारी चीज़ों को लोकल अवेलेबिलिटी क्या है उसको आप पहले असेस करिए। अंडरस्टैंड करेंगे डाइटरी हैबिट्स का, मतलब वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन में भी प्रॉपर, नॉन वेजिटेरियन में भी प्रॉपर है कि, या कुछ चीज़ें खाता है, कुछ चीज़ अंडा खाता है, मछली नहीं खाता है, या फिर आपका चिकन नहीं खाता है, मटन खाता है। तो इस सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, डाइटरी हैबिट्स क्या होने वाली है। इसके बाद डिटरमाइन करना है इकोनॉमिक स्टेटस, जो आपका इंडिविजुअल है, आप जो फैमिली है उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या, उसकी इनकम पर मंथ कितनी होने वाली है। क्या आप अगर उसको सलाह दे देंगे मटन खाने के लिए, क्या वो अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्या उसके इकोनॉमिक स्टेटस में, जैसे कि उसके पास खेती है कि नहीं, खेती होगा तो थोड़ा उसके लिए हरी सब्जियां खाना आसान होगा, अगर नहीं तो हरी सब्जियां महंगी होती है, तो उसको भी ध्यान में रखना। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। उसके बाद सेट न्यूट्रिशनल गोल, उसके बाद सेट करना है कि न्यूट्रिशन कितना न्यूट्रिशन देना है, यानी कितने ग्राम आप इसको प्रोटीन रोज़ देना है, कितने ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट देना है, कितनी एनर्जी उसको रोज़ ज़रूरत है, एक इंडिविजुअल को या एक पूरी फैमिली के लिए। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि आप अगर क्या कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं सुटेबल डाइट का, चाहे इंडिविजुअल का बना रहे हैं चाहे फैमिली के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग किसके होना चाहिए, लोकल अवेलेबिलिटी फूड क्या है, डाइटरी हैबिट क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस, इन 3 चीज़ों को प्रॉपर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एसेस करेंगे फूड अवेलेबिलिटी को, उसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे डाइटरी हैबिट्स को, उसके बाद डिटरमाइन करेंगे इकोनॉमिक स्टेटस क्या उस फैमिली का, उस इंडिविजुअल। सेट न्यूट्रिशनल गोल, न्यूट्रिशनल गोल सेट करेंगे कि हमको कितना एनर्जी, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना विटामिन देने हैं। उसके बाद प्रायोरिटीज न्यूट्रिशन रिच फूड, यानी उसके बाद उसमें भी प्रायोरिटी किसको करेंगे, जिसमें न्यूट्रिशन रिच फूड ज़्यादा और न्यूट्रिशन रिच ज़्यादा हो फूड, ऐसे फूड का प्रायोरिटी देंगे। उसका प्लान करेंगे मील्स अराउंड द स्टेपल्स, यानी जो है साग सब्जियों के अराउंड ही ज़्यादातर प्लान करेंगे कि ऐसी चीज़ें जो आपको लोकल में मिले, जो ताज़ी हो, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या हो, न्यूट्रिशन उपलब्ध हो। इसके बाद इंक्लूड करेंगे प्रोटीन सोर्स को, प्रोटीन सोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे दालें हुई, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करें। मिनिमाइज करेंगे फूड वेस्ट को, और ऐसा करेंगे कि फूड वेस्ट कम से कम हो। लिमिट करेंगे प्रोसीड फूड को, प्रोसीड्स फूड को लिमिट करें, यानी जो आपका वैसे आपके जनरली खेतों में नहीं उगाया जाता, ज़्यादातर प्रोसेस करके उगाया जाता है। इन सारी चीज़ों को, फूड को कम से कम करेंगे, लिमिट करेंगे। कंसीडर करेंगे बैच कुकिंग, बैच कुकिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा ऐसा रहे कि हर एक चीज़ आप खा सकें, मतलब बैच कुकिंग में आपका आ जाता है, जैसे सुबह में दाल बना लिया,
शाम को कुछ और बना लिया, लेकिन दाल में प्रोटीन था, शाम को ऐसा कुछ बना लो जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो। ठीक, तो ऐसा करेंगे। आज अरहर का दाल बना लिया, कल मटर का दाल बना लिया, तो ऐसी चीज़ें मतलब बैच कुकिंग में एक दिन आपने हरी सब्जी खा ली, एक दिन मसाले वाली आलू की सब्जी खा ली, एक दिन आपने भिंडी की सब्जी खा ली, तो ये सारी चीज़ें करनी है। एक दिन साग बना लिया, या सुबह में साग के दाल चावल के साथ साग भी बना लिया, शाम को एक मसाले वाली सब्जी जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, जैसे आलू हो गया, उसके साथ में प्रोटीन के सोर्स के हिसाब से आपने सोयाबीन ले लिया। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करके आपको कंसीडर बैच कुकिंग होनी चाहिए, जिससे कि सब चीज़ें आपको रेगुलरली मिलती रहें। इस हिसाब से करना है। तो आपको प्लानिंग कैसे करना है, असेस करना है लोकल फूड अवेलेबिलिटी क्या, अंडरस्टैंड करना है डाइटरी हैबिट को, डिटरमाइन करना है इकोनॉमिक स्टेटस को, न्यूट्रिशनल गोल को सेट करना है, उसके बाद प्रायोरिटी है न्यूट्रिशन रिच फूड को देना है, प्लान करना है मील अराउंड द स्टेपल्स के अराउंड करना है, इंक्लूड करना है प्रोटीन सोर्स को, उसका मिनिमाइज करना है फूड वेस्ट को, लिमिट करना है प्रोसेस फूड को, और कंसीडर करना है बैच कुकिंग को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है जनरल न्यूट्रिशनल एडवाइस, यानी आपको जनरल जो न्यूट्रिशन एडवाइस है वो क्या क्या देनी है। तो ईट ए बैलेंस डाइट विद द फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रेन्स प्रोटीन्स एंड डेयरी। डेयरी में मतलब आपका क्या क्या आ जाता है, डेयरी में आपके जो दूध से बने प्रोडक्ट होते हैं वो आ जाते हैं आपके डेयरी में। ठीक, इसके बाद ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड जो इब्रिड है, तो आपका प्लेंटी ऑफ वाटर जो है मतलब ड्रिंक ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा पीना है। उसके में कोई नहीं, डेयरी प्रोडक्ट आपका यहाँ से हो गया, यानी दूध से हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, इसके साथ ही साथ पानी भी। लिमिट करनी है साल्ट कम से कम, शुगर और ऑयली फूड कम से कम खाने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हैं। भोजन में भी आपको ऑयल कम से कम यूज करना है। चूज फ्रेश सीजनल एंड लोकल फूड, चूज कीजिए ऐसा फूड खाइए जो आपका सीजनल हो, लोकल हो और फ्रेश हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेश हो, मतलब बहुत ज़्यादा दिनों का ना, पुराना ना हो, तो उसको करिए। ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इंस्टेड द लार्ज हैवी मील्स, तो हमको जनरल एडवाइस में क्या करनी है, वेजिटेबल्स खाइए, ग्रेन खाइए, प्रोटीन खाइए, डेयरी प्रोडक्ट, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, कम से कम साल्ट शुगर ऑयल खाइए, फ्रेश फूड खाइए, स्मॉल ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, मतलब कम से कम खाइए लेकिन कई बार खाइए, तो इससे ज़्यादा होगा। अवॉइड कीजिए स्किप ब्रेकफास्ट, मतलब कोई भी चीज़ स्किप, चाहे ब्रेकफास्ट हो या कोई भी मील हो उसको स्किप नहीं करना, मेंटेन करना है रेगुलर मील टाइमिंग मील का प्रॉपर होना चाहिए कि आप 9 बजे खा रहे हैं, 1 बजे खा रहे हैं, 4 बजे खा रहे हैं, 9 बजे खा रहे हैं, तो ये आपका पूरा साइकिल प्रॉपर होना चाहिए, टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। प्रैक्टिस गुड फूड हाइजीन, मतलब गुड फूड हाइजीन होना चाहिए, मतलब हैंड को पहले और बाद में हाथ धोना है, फूड को भी प्रॉपरली धुलते रहना है। इसके बाद में हमारा आ जाता है न्यूट्रिशनल एजुकेशन। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है न्यूट्रिशनल एजुकेशन है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई ना कि आपको प्लानिंग कैसे करनी है, इसका स्टेप होगा। और जनरल न्यूट्रिशनल एडवाइस में एक और चीज़ आ जाती है आपका कि मतलब बैलेंस डाइट होना चाहिए। जो भी एडवाइस आप कर रहे हैं उसमें बैलेंस डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन कंट्रोल होना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होनी चाहिए, इसके अलावा आपका होल ग्रेन्स होना चाहिए, होल ग्रेन्स में उसके बाद आपका लीन प्रोटीन्स होने चाहिए, यानी प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, हेल्थी फैट्स जो हों वो हेल्थी फैट्स हों, लिमिटेड शुगर ऐड होनी चाहिए, लिमिटेड आपका ऑयल्स ऐड होना चाहिए, आपका माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए, मतलब ईटिंग ऐसा हो जो कि मतलब अच्छा भी लगे और फ़ायदेमंद भी हो। इसके बाद रिड्यूस साल्ट जो है इनटेक, इसको रिड्यूस करना है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी पेशेंट को एडवाइस करनी है। इसके बाद में आपका आ जाता है न्यूट्रिशनल एजुकेशन। तो न्यूट्रिशनल एजुकेशन आपका क्या होता है, सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि तो न्यूट्रिशनल एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, मतलब क्या होता है प्रोसेस ऑफ टीचिंग, चाहे वो इंडिविजुअल को हो, कम्युनिटी को हो, फैमिली, किसके बारे में, हेल्दी ईटिंग हैबिट क्या होगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या होगा, और हाउ टू प्रिवेंट द न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिजीज, और कैसे न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। यानी न्यूट्रिशनल एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। न्यूट्रिशनल एजुकेशन क्या है, प्रोसेस है, एक प्रोसेस है किसका, टीचिंग का, किस चीज़ के लिए, इंडिविजुअल चाहे कम्युनिटी को, अबाउट द हेल्थी ईटिंग हैबिट, हेल्दी ईटिंग हैबिट हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, या फिर कैसे न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिजीज़ जो होने वाले हैं उससे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिजीज़ों के बारे में अगले लेक्चर में शायद होगा या इसी लेक्चर में होगा, आगे है आपका।
तो मेन गोल आपकी इसके क्या होते हैं, न्यूट्रिशनल एजुकेशन के मेन गोल क्या होते हैं, मेन पर्पजेस क्या होते हैं, इन दोनों चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो मेन गोल आपका होता है प्रमोट करना हेल्थी ईटिंग एंड लाइफ स्टाइल को, यानी प्रमोट करना हेल्थी ईटिंग को और लाइफ स्टाइल को, टू प्रिवेंट करना माल न्यूट्रिशन को, डाइटरी रिलेटेड डिजीज को, ठीक, डाइट रिलेटेड डिजीज क्या होने वाला है इसको, माल न्यूट्रिशन को, हेल्प करना पीपल मेक बेटर फूड चॉइस, यानी उनसे हेल्प करना करना कि पीपल बेटर जो है फूड चॉइस हो, टू इम्प्रूव करना ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग को, और इम्प्रूव करना उनके ओवरऑल हेल्थ को और वेलबींग को। तो गोल क्या है, हेल्थी लाइफ स्टाइल और हेल्थी ईटिंग को प्रमोट करना, प्रिवेंट करना माल न्यूट्रिशन से डाइटरी रिलेटेड जो भी डिजीज हो रहा है, हेल्प करना पीपल को बेटर फूड चॉइस करने के लिए, और इम्प्रूव करना ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को। ये हो गया। इसके अलावा पर्पज अगर देखा जाए कि पर्पज क्या क्या होते हैं, तो पर्पज में हमारा आ जाता है मतलब एजुकेट करना पीपल को, मेन पर्पज है जो आपका न्यूट्रिशनल एजुकेशन का, कि एजुकेट कि फूड की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, वैल्यू फूड की क्या होनी चाहिए, न्यूट्रिशन उस वैल्यूज़ में कैसे होने चाहिए, सेफ्टी कैसे होनी चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या होने चाहिए फूड को यूज़ करते समय, और उनकी हैंडलिंग कैसे किया जाना चाहिए, फूड प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको एजुकेट करना रिगार्डिंग द फूड सब्सटेंस के बारे में, चेंजेस के बारे में, मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट्स के बारे में, और साथ ही साथ साइन और सिम्टम क्या होते हैं बैरियर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर के या डिजीजेस के, इसके बारे में करना, ये हमारा पर्पज हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं इसके, यानी इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो यूज़ सिंपल एंड क्लीन लैंग्वेज होना चाहिए, यानी लैंग्वेज जो है किसी भी को भी समझाते समय यानी न्यूट्रिशनल एजुकेशन देते समय क्या होना चाहिए, क्लीन और सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए। इसके बाद में फोकस होना चाहिए नीड, मतलब उसकी नीड्स क्या होने वाली हैं, उसका उस कम्युनिटी की नीड क्या होने वाली है, फैमिली की उस इंडिविजुअल की नीड क्या होती है, कल्चर क्या है पीपुल्स का, कम्युनिटी का, इस सारी चीज़ों को फोकस करके रखना है। नहीं तो आप बताइए वहाँ पे कि आप चिकन खाइए और वो कम्युनिटी चिकन ना खाता हो, वो कम्युनिटी अंडा ना खाता हो, तो ये सारी चीज़ों को आपको फोकस करके रखना है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होना चाहिए, नीड बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, उनकी नीड्स क्या है उसके आधार पे आपको जो है न्यूट्रिशनल एजुकेशन देना। इसके बाद इनकरेज करना है प्रैक्टिकल एवरीडे हेल्थी हैबिट्स को, तो यानी इनकरेज करना उनके प्रैक्टिकल को, एवरीडे हेल्थी हैबिट्स को, इन सारी चीज़ों को इनकरेज करना। इसके बाद इन्वॉल्व करना है ऑडियंस एक्टिवली, यानी उनको ऑडियंस जो है उनको एक्टिवली जो है इन्वॉल्व करना है, उनसे डिस्कशन करना है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है। साथ ही साथ इंडिविजुअलाइज, यानी एक एक पर्सन को इंडिविजुअलाइज गाइडेंस देना है, यानी हर एक इंडिविजुअल को गाइडेंस देना है। साथ ही साथ गिव देना है एक्यूरेट एंड साइंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन, उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है और साइंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एक्यूरेट हो और साइंस बेस्ड हो। इसके साथ ही साथ मोटिवेट पीपल टू मेक स्मॉल एंड पॉजिटिव ट्रेंड, यानी मोटिवेट करना, ऐसा नहीं कि उनको कर देना कि आज से ही आप पूरा चेंज हो जाए, छोटे छोटे स्टेप में वो चेंजेस अपने जीवन शैली में करें, अपनी लाइफ स्टाइल में करें और पॉजिटिव चेंजेस करें, जो भी चेंजेस करें। रिपीट इंपॉर्टेंट मैसेज, जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज हैं उनको रिपीट कीजिए, बार बार बताइए और बेटर अंडरस्टैंडिंग इससे उनको बताइए। तो आपका क्या हो गया, नीड बेस्ड अप्रोच हो गया, एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, फोकस होना चाहिए नीड पे, कल्चर पे, साथ ही कल्चर सेंसिटिव होना चाहिए, तो फिक्स है, इंडिविजुअलाइज गाइडेंस होना चाहिए, साथ ही साथ बिहेवियरल चेंज फोकस होना चाहिए, हैंड्स ऑन लर्निंग होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका लॉन्ग टर्म सपोर्ट हो ऐसा लर्निंग देना है, गिव एक्यूरेट एंड साइंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए। तो प्रिंसिपल से ए हो गए। इसके बाद प्रिंसिपल के बाद आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल के बाद आ जाता है मेथड, यानी मेथड, किस मेथड से हम लोग जो है हेल्थ एजुकेशन देंगे। हेल्थ एजुकेशन यानी जो आपका न्यूट्रिशनल एजुकेशन है उसको किस कौन कौन से मेथड से दिया जा सकता है। तो सबसे पहला आता है लेक्चर। तो लेक्चर के माध्यम से, यानी जो हम आमतौर पर लेक्चर देते हैं, यानी हम लोग बोल रहे हैं और सामने वाला जो है सुन रहा है। तो ये आपका हो गया गिविंग टॉक ऑन द न्यूट्रिशन टॉपिक, यानी न्यूट्रिशन के टॉपिक पे बात करेंगे, लेक्चर से देंगे। लेक्चर में सिर्फ मतलब बोलेंगे, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ चीज़ें शो करके दिखाएंगे कि कैसे हेल्थी डाइट मील्स बनाया जा सकता है, कैसे आपका जो है कौन कौन से हेल्दी मील्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को शो करके दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। पोस्टर और चार्ट से दिखाएंगे कि अगर आपका जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर होता है तो उसके साइन और सिम्टम क्या होंगे, उसके कैसे दिखेगा, इस सारी चीज़ों को पोस्टर और चार्ट के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से दिखा सकते हैं। इस बार ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन में मतलब 2-4 बच्चे मिलके, कोई एक ग्रुप है, पूरी 10-12 लोगों की, 15 लोगों की ग्रुप है, तो उनके साथ डिस्कस करेंगे, उनके डाउट्स लेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। डाउट्स डिस्कशन मतलब पूरा डिस्कशन
डिस्कशन होगा, उनके क्या क्वेश्चन आ रहे हैं उसके आंसर देना है। रोल प्ले और ड्रामा के माध्यम से बताएंगे कि अगर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी या कौन सी चीज़ें ना खाने पे कौन सा होता है, तो इसके हिसाब से ड्रामा भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है पैम्फलेट्स एंड बुकलेट। पैम्फलेट और बुकलेट आप लोगों को पता ही होगा, इस समय नर्सिंग एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा पैम्फलेट्स क्या होता है, के माध्यम से बताएं। होम विजिट में मतलब घर डोर टू डोर जाके विजिट करके उनको एजुकेट करेंगे कि ये चीज़ें खाइए, ये चीज़ें मत खाइए, ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़। इसके बाद रिहेबिलिटेशन क्या होता है, तो रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशनल प्रोग्राम फॉर द पेशेंट विद द स्पेशली ग्रेव न्यूट्रिशनल डिफिसिट सच एज दोज कॉल्ड बाय द सीवियर ईटिंग डिसऑर्डर आर माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। मतलब रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, फिर से इस्टेब्लिश करना, यानी जो आपका कोई बीमारी हो गई है तो उसके बाद उनको रिहेबिलिटेट करवाने का मतलब होता है, रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि रिकवरी करना। तो रिकवरी एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशनल प्रोग्राम होता है जिसमें जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएट डिसऑर्डर या न्यूट्रिशनल डिफिशिएट पेशेंट होते हैं उनको रिकवरी करना। सच है जैसे दोज हु कार्ड बाय द सीवियर ईटिंग डिसऑर्डर, जो सीवियर ईटिंग डिसऑर्डर या माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो या माल न्यूट्रिशन हो, तो उनको कैसे आपका रिहेबिलिटेट होना है, उनका जो है वो हो रहा। तो ये कितने टाइप का होता है, हॉस्पिटल बेस्ड न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन यानी हॉस्पिटल में ही उनकी रिकवरी हो, सेंटर बेस्ड यानी किसी सेंटर जो रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं वहाँ पे, या कम्युनिटी बेस्ड या रिहेबिलिटेशन यानी कम्युनिटी अपने घर पे रह के भी बहुत से लोग रिकवर कर सकते हैं। तो ये सारी जो हॉस्पिटल बेस्ड सेंटर बेस्ड, तो ये आपका एक ही में आ जाता है कि कोई भी सेंटर हो या हॉस्पिटल हो सेम चीज़ से वर्क करेगा, और कम्युनिटी का आपका आ जाता है, दो चीज़ें आपके आ जाते हैं। तो आपका जो है इंस्टीट्यूशनल रिहेबिलिटेशन जिसमें आपका चाहे हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक हो गया, कोई भी सेंटर हो गया उसमें आ गया। कम्युनिटी बेस्ड में आपके घर में हो सकता है, कम्युनिटी सेंटर में हो सकता है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल रिहेबिलिटेशन में आपका क्या होता है, हॉस्पिटल या क्लिनिक होता है कहाँ जहाँ पे होता है, और किसके सीवियर माल नरिश्ड विद द कॉम्प्लिकेशन, यानी माल नरिश तो उसके साथ ही साथ उसको कॉम्प्लिकेशन भी होगा, तब ये आपका हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। अगर घर पे है तो माइल्ड या मॉडरेट काज है और स्टेबल, पेशेंट स्टेबल है, बस लग रहा मतलब उसको दिख रहा है कि हाँ धीरे धीरे माल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है, तो उसको जो है घर पे ही रिकवर किया जा सकता है, अच्छा न्यूट्रिशन देके, अच्छा सप्लीमेंट देके। अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल डिजीज एंड दियर सिम्टम, तो टाइप्स क्या होते हैं और इनके जो है सिम्टम्स क्या होते हैं न्यूट्रिशनल डिजीज के, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान रख दीजिएगा, जो भी डिजीज है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया, लेकिन ये सारी डिजीज लगभग आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, और इतना जितना बता दिया जा रहा है इससे आप लोग जो है उनके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं। तो आपका जो है सबसे पहला जो आपका आ जाता है, क्या आ जाता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर क्या होता है, ये कब अक्योर होता है, जब लैक ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिशन नीड, जितना मतलब नीड होता है उससे कम मात्रा में आपके शरीर को मिलता है, तब आपका जो है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसऑर्डर होता है। डी डिफिशियंसी कैन रिजल्ट फ्रॉम इनएडिक्वेट इनटेक, पुअर एब्जॉर्प्शन एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक, तो किससे होता है, इनएडिक्वेट इनटेक से होता है, पुअर एब्जॉर्प्शन से होता है, या एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिशन से हो सकता है। इसके बाद द ह्यूमन बॉडी जो होती है बैलेंस करती है, विटामिन बैलेंस मात्रा में विटामिन की रिक्वायर होती है उसको, मिनरल्स की रिक्वायर होती है, प्रोटीन की होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है, फैट्स की होती है, इन सारी चीज़ों की आपको होती है। और वेरियस हेल्थ इशू भी आपका बैलेंस, अगर बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो उससे हो सकता है। इसके बाद आपका आता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर। तो ये आपका देखिए चार तरीके से, मेनली चार तरीके से आपका होता है। प्रोटीन एनर्जी डिफिशियंसी जिसमें आपका मारास्मस और क्वासिस्कोरो आता है, जो कि आप लोग कई बार देख चुके हैं। इसके बाद विटामिन डिफिशियंसी, इसके बाद मिनरल डिफिशियंसी, और इसके बाद अदर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी जो होती है ये आती हैं आपकी। तो मरासमस में आपका क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी डिफिशियंसी होती है, जिसमें आपका सीवियर हो सकता है, और इसमें बॉडी जो है पतली सीवियर थिकनेस होती है और वास्टिंग होती है। ठीक, और ये ज़्यादातर जो होता है आपको किससे होता है, लेस देन 5 ईयर्स जो आपके चिल्ड्रंस होते हैं उसमें होता है, और इसमें इंक्रीज कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, और इंक्रीज होता है सब्सटेबिलिटी टू द इन्फेक्शन, यानी इसमें जो है इन्फेक्शन होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, और इसमें एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। और क्वासिस्कोर में क्या होता है, सोलन हो जाती है बॉडी, बेली स्किन चेंजेस हो जाते हैं। इसमें विटामिन में आपको पता है विटामिन ए, डी, ई, के, B1, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है कि बी जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, डी से रिकेट्स होता है, डी आपको सन से मिलता है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है। विटामिन ई से वीक मसल्स होते हैं, विटामिन के से ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, इसके बाद में विटामिन B1 से बेरी होता है, तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद में आपका आ जाता है
मिनरल्स मिनरल्स में आपके आयरन की कमी से, आयोडीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, जिंक की कमी से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके बाद अदर में आपका इसेंशियल फैटी एसिड, वाटर की कमी से डिहाइड्रेशन हो सकता है, फाइबर की कमी से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इसेंशियल फैटी एसिड से ड्राई स्किन और हेयर लॉस हो सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद प्रोटीन एनर्जी डिफिशियंसी डिसऑर्डर। तो प्रोटीन एनर्जी में आपका दो ही डिजीज आते हैं, मारास्मस आता है, क्वार्सिकोर आता है। दोनों के बारे में पहले बात हो गया। दोनों किससे होता है? लैक ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी, कैलोरी की कमी से और प्रोटीन की कमी से होता है। एग्जांपल में आपका मारास्मस आ गया, जिसमें सीवियर वास्टिंग होगी, एक्सट्रीम थिकनेस आ जाएगी और नो एड में, यानी कोई स्वेलिंग नहीं होगी, इसमें बॉडी एकदम पतला हो जाएगा। ज़्यादातर 5 साल से कम बच्चों को होता है, ये ज़्यादातर उनमें देखा जाता है। क्वार्सिकोर में क्या होता है? बॉडी स्वेलिंग हो जाती है, स्किन चेंज होते हैं और हेयर डिकलरेशन होगा, और उसके बाद एडिमा होगा, बॉडी में स्वेलन होगी, बेली होगी, स्वेलन होगी। ये सारी चीज़ें आपके क्वार्सिकोर में आते हैं। तो क्वार्सिकोर में जो है ये आपका जो है इसमें बॉडी स्वेलन होगी, स्किन चेंज होगा और हेयर डिकलरेशन होगा। इतनी सारी चीज़ें आपकी होंगी। इसके बाद में आपका आ जाता है विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। तो इसको बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से आपका क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस होगा, पुअर नाइट विजन होगा, ड्राई आइज रहेंगे। विटामिन डी से रिकेट्स होगा चिल्ड्रेन में, और बड़ों में क्या हो सकता है? ऑस्टियोमलाइसिया हो सकता है, जैसे वीक बोन होगा, वीक डिफॉर्मिटीज होगी। विटामिन ई से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, जैसे वीक मसल्स होंगे, पुअर कोऑर्डिनेशन होगा। के की कमी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा, सबको पता है ये। उसके बाद विटामिन बी से B1 से बेरी बेरी। इसके बाद में ये सारी चीज़ें हैं B1 से। इसके बाद सी से आपका आ जाता है स्कर भी होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपका है, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, जिसमें आपका बी क्या हार्ट प्रॉब्लम होती है, वीकनेस भी होती है, ये सारी चीज़ें हुई। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें देखिए, विटामिन B6 से आपका एनीमिया होता है, इसको याद रखना है। यानी एनीमिया आपका क्या है? एक तरीके से खून की कमी जिसको आप कहते हैं वो है एनीमिया, यानी आयरन की कमी हो जाती है आपके शरीर में। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। या HB हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। तो इसमें आपका मिनरल डिफिशियंसी डिसऑर्डर में क्या आता है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम और जिंक। तो मिनरल्स में आपका अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है, ठीक, डिजीज में। आयोडीन की कमी से गोइटर हो सकता है, इसके अलावा सेरोटोनिन हो सकता है। कैल्शियम की कमी से रिकेट्स हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। जिंक की कमी से ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। सिम्टम्स में क्या है? ट्राइडीनेस, पेल स्किन हो सकता है, स्वेलिंग ऑफ द नेक, मेंटल इशू हो सकता है, वीक बोन या फ्रैक्चर हो सकता है कैल्शियम की कमी से। इसके बाद जिंक की कमी से आपका पुअर वुंड हीलिंग या वीक इम्यूनिटी भी हो सकती है। इसके अलावा आपका बस इसके बाद में और भी जो है, इसके बाद में आपका आ जाता है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, जो कि अगले लेक्चर में हम लोग दो देखने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम लोग नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी और प्रोग्राम्स जो इंडिया में चल रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। तो अगला लेक्चर और भी इम्पोर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने क्लासमेट्स और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स सब्जेक्ट चैप्टर वाइज मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।